प्रिय प्रशिक्षकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उसके माध्यम से कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग पिछले वीडियो में देखा था स्पेशल रेफरेंस विथ एडोलेसेंस, कैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट होता है और उनकी क्या आवश्यकता और समस्याएं हैं, इस सब पर बात की थी। इस तरीके से आपके कोर्स 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो पहली यूनिट थी उस पर लगभग पूरी बातें हो चुकी हैं। आज हम दूसरी यूनिट पे बात करेंगे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आपके सिलेबस में जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, उसके पश्चात इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं, फिर रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है क्या। जैसा कि सुना हुआ नाम है, आप सब बहुत पहले से इसके बारे में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षाओं में, पूर्व में भी इस पर बहुत सारी बातें होती रही हैं और आगे भी इस पर बातें होती रहेंगी, क्योंकि यह बालक के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है इन कारकों की, और उसी से उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और जिसमें कि इसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये दो प्रमुख कारकों पर बहुत ध्यान दिया गया और ये दोनों कारक वंशानुक्रम और वातावरण है। वंशानुक्रम जहाँ मनुष्य की जन्मजात प्रकृति की ओर इशारा करता है, वहीं वातावरण अर्जित और पोषण आधारित होता है। वस्तुतः अगर हम देखें तो प्राणियों के व्यवहार पर उनके वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। माता पिता के अनेक गुण उसी संतानों में दिखाई देते हैं और कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के रंग रूप, आकृति, मानसिक योग्यता आदि प्रायः उनके माता पिता की इस पर स्पष्ट छाप देखी जाती है, यह स्पष्ट छाया दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती। वास्तव में बालक अपने माता पिता के अनेक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जैसे गुण प्राप्त करता है, ये सारे गुणों को वह प्राप्त करता है। और प्राय देखा गया है कि जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनकी संतानें भी कम बुद्धि की होती हैं, जबकि कम बुद्धिमान माता पिता की संतानें कम बुद्धिमान होती हैं, और इस तरह से जो अधिक बुद्धिमान माता पिता उनकी संतानें भी काफ़ी बुद्धिमान होती हैं। तो व्यक्ति न केवल अपने माता पिता के वरन अपने अन्य पूर्वज, कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों के जो गुण होते हैं वह बच्चों में उसका हस्तांतरण होता है। इन्हीं माता पिता नहीं बल्कि उसके अनेक पूर्वज भी उसको विरासत के रूप में उनके गुण भी मिलते हैं। तो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले जन्मजात गुणों को ही वंशानुक्रम, पैतृकता, वंश परंपरा अथवा आनुवांशिकता, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है।
परंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जो उसके किसी पूर्वज में नहीं थे। कुछ ऐसे भी गुण आ जाते हैं बच्चे में जो उसके पूर्वज या उसके माता पिता किसी में ऐसा नहीं था। जैसे कभी कभी संगीत में किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाले परिवार का कोई बच्चा महान संगीतज्ञ बन जाता है। क्या बन जाता है? महान संगीतज्ञ बन जाता है, जबकि उसके पूर्वज और उसके माता पिता का संगीत से कोई संबंध नहीं था। अथवा अपराधी व्यक्तियों की संगत में पढ़ करके किसी सत्पुरुष का पुत्र भी अपराधी बन जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ऐसा प्रायः किसी कारण होता है, इसमें यह इन्वायरमेंट या वातावरण के प्रभाव से ही ऐसा होता है। तो वातावरण के प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से भिन्न गुण को भी विकसित कर लेता है, अलग गुण को भी विकसित कर लेता है। और बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण इसलिए दोनों का प्रभाव पड़ता है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सर्वमान्य समाधान अभी तक भी नहीं हो पाया है। वस्तुतः अगर हम देखें तो शिक्षा शास्त्र में एक यह विवाद का प्रकरण आज ही बना हुआ है। कुछ विद्वान वंशानुक्रम को तो कुछ विद्वान वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों मतों को मानने वाले विद्वान अपने अपने मतों की पुष्टि के लिए तरह तरह के प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं और उनके अनुसार बालक के विकास में वंशानुक्रम की ही अधिक भूमिका होती है, जबकि वातावरण की गौण भूमिका होती है। परंतु पर्यावरणवादी जो होते हैं या मनोवैज्ञानिक जो हैं, वो बालक के विकास में वातावरण को वंशानुक्रम से अधिक प्रभावशाली मानते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों के ही योगदान को स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार वंशानुक्रम की तुलना बीज से की जाती है। किससे की जाती है? बीज से की जाती है। और इससे किसी प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण संभावनाएं नहीं होती। कहते हैं कि जैसे आदमी कृषि करता है, कृषि कार्य में जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उसको बोता है, तो उसमें बीज का काफ़ी महत्व होता है। कहते हैं अच्छा बीज होगा तो पौधे अच्छे होंगे, फसलें अच्छी होंगी। शोधक बीज आदमी लाता है बाज़ार से, मार्केट से, घर में रखे हुए बीज का उपयोग नहीं करता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे अच्छा बीज रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी, पौधे भी। ठीक ऐसे प्रकार से यहाँ पे भी बातें हैं। यानी बीज से क्या है, वंशानुक्रम की तुलना एक बीज से की गई जिसमें किसी प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। ऐसे मानव में भी है। जबकि वातावरण की तुलना बीज या पौधे की मिट्टी हो गई, खाद हो गई, धूप हो गई, वायु हो गई, इसी सब की तुलना वातावरण से की गई। और इससे पोषण मिलता है। ऐसे ही मानव में व्यक्तियों को भी वातावरण से पोषण मिलता है। वृक्ष के समुचित विकास के लिए बीज में निहित संभावना तथा वातावरणीय पोषण दोनों के से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। वृक्ष अच्छा होता है और इसके अभाव में, एक के भी अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से उसका विकास या उसका उगना संभव नहीं हो पाएगा। अब आम तथा अमरूद के बीजों के पास होकर के, है ना, बो दीजिए और एक समान पोषण देने से एक ही समान पोषण दीजिए। लेकिन क्या होगा कि आम के बीज में आम का ही पौधा होगा और अमरूद के पौधे में अमरूद का ही फल लगेगा। तो वंशानुक्रम की समानता के अभाव में एक समान पोषण एक समान परिणाम कदापि नहीं दे सकता है ना। तो इस तरीके से दूसरी तरफ, एक तरफ दोनों बीजों को भिन्न भिन्न प्रकार की खाद, मिट्टी, जलवायु तथा धूप रूपी विभिन्न प्रकार का पोषण देने पर उसके
जैसी गुणवत्ता के फलों की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि पोषण से निम्न स्तर के फल प्राप्त होते हैं। तो अच्छे पोषण से ही अच्छे फल मिलेंगे, और उस तरीके के फल से, निम्न स्तर के फल से पोषण या कम उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से वास्तव में विकास प्रक्रिया में प्रकृति तथा पोषण दोनों का ही महत्व, प्रकृति और पोषण दोनों का ही इसमें महत्व है। और मानव व्यवहार तथा विकास के निर्धारकों में वंशानुक्रम तथा वातावरण का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होने के नाते इन दोनों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इस वीडियो में आज हम इसी सब विषयों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है? सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। तो वंशानुक्रम क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। तो जैसा कि ऊपर हमने अभी बातें बताई, तो उसमें प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से शारीरिक, मानसिक, व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। और पूर्वजों के द्वारा जो ट्रांसफ़र किए गए गुणों के मिश्रित समूह को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। जितने भी इसके पूर्वज हैं माता पिता को लेकर के और पिछले 6-7 पीढ़ियों तक। अतः वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल होता है। इसका फल होता है जन्मजात गुण। और जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंड में उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों का योगफल ही वंशानुक्रम होता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ ऐसी परिभाषाएं भी हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ महोदय हेरिडिटी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वंशानुक्रम में वह सभी बातें समाहित होती हैं, निहित होती हैं, जो जीवन प्रारंभ करते समय, जन्म के समय के बाद नहीं, वरन जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान से ही व्यक्ति में उपस्थित थी। ठीक, इनका कहना है वंशानुक्रम में वही सही बातें समाहित रहती हैं जो कि बच्चा जब गर्भाधान में लेते समय ही उसमें आ गई थी। तो वह समस्त बातें इसमें क्या होती हैं, उसमें निहित होती हैं, और गर्भाधान से के समय से लेकर के व्यक्ति में वह उपस्थित हो जाती हैं। उसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम की दूसरी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जेम्स ड्रेवर के शब्दों में, ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का, कैसे शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता के द्वारा या माता पिता के संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये जेम्स ड्रेवर कहते हैं। अर्थात अगर इनकी हम परिभाषा को देखें, क्या निकलेगा? शारीरिक तथा मानसिक जो विशेषताएं हैं वो माता पिता से संतानों को हस्तांतरण हो रही हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही वंशानुक्रम कहलाता है। एक परिभाषा हम और देना चाहेंगे, डगलस तथा हॉलैंड, ये दोनों संयुक्त रूप से इसके संबंधित परिभाषाएं दी। इनके अनुसार किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सभी संरचनाएं, है ना, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, जिन्हें वह माता पिता तथा अन्य पूर्वजों अथवा अन्य प्रजातियों से क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, से क्या करता है? ग्रहण करता है। तो
ये तो डगलस तथा हालैंड का है ना। फिर एक परिभाषा और है पीटरसन की। ये बढ़िया परिभाषा है। पीटरसन कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा, कोई व्यक्ति है वह अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है, अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपने माता पिता के से वह अपने पूर्वजों से जो भी कुछ प्राप्त करता है उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। ये पीटरसन का कहना है। ठीक, तो कुछ बातें इस पर हम लोग और जान लेते हैं। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। अब अगर जो ऊपर हमने बहुत सारी परिभाषाएं बताई, उन परिभाषाओं के अवलोकन करें, उसका एनालिसिस करें, तो यही निकल के आता है कि वंशानुक्रम उसके माता पिता तथा अन्य पूर्वजों की वह गुण होते हैं जो जिन्हें वह व्यक्ति अपने जन्मजात रूप में प्राप्त करता है, जन्म लेते समय ही उसको प्राप्त कर लेता है। और वास्तव में वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविकीय धारणा है। वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता है। व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं काफ़ी हद तक उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर होती हैं। सारांश रूप में अगर कहा जा सकता है कि व्यक्ति जन्मजात गुण ही उसके वंशानुक्रम कहलाते हैं। इस तरीके से वंशानुक्रम के संबंध में हम लोगों ने देखा। वंशानुक्रम की मीनिंग क्या है, इसके कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषाएं भी बताई हैं। कुछ और इसके मीनिंग के अर्थ हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें और स्पष्ट हो जाए। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक गाय है और एक गाय बछड़े को ही जन्म देती है ना। मुर्गी है, मुर्गी के अंडे से ही मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। विभिन्न पक्षियों के छोटे छोटे अंडों में से अनुमान लगाया जा सकता है इसके बच्चे भी आगे चल करके ऐसे होंगे। अपनी अपनी जाति के पक्षियों की तरह रंग रूप आकार पंख चोंच पंखे ये किस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। एक ही जाति के प्राणियों में इतनी अनुरूपता एवं अलग अलग जाति के प्राणियों में इतनी विषमता कैसे पाई जाती है। तो एक ही प्रजाति अथवा प्राणियों में इतनी अनुरूपता और उसमें इतनी विषमता कैसे पैदा हो जाती है। फिर भी एक जाति के सभी प्राणी को भी बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। होता तो सब कुछ एक ही तरीके से है लेकिन बहुत कुछ समरूप नहीं होता, बल्कि उनमें भिन्नताएं देखी जाती हैं। बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रकार की आर्थिक समस्याओं और विषमताओं के प्रायः वंशानुक्रम ही उत्तरदायी ठहराता है। यानी इससे सबके कारण क्या है, वंशानुक्रम के कारण ही ऐसा होता है। कहते हैं जी जो जैसा है उसकी संतानें, उसकी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुक्रम में माता पिता या उसके पूर्वजों के जो गुण हैं वह प्रत्येक के माध्यम से, जीन्स के माध्यम में उनका हस्तांतरण किया जाता है। समझ में आई बात है। अब और कुछ देख लेते हैं। और यह कहा जाता है कोई प्राणी अपने माता पिता और पूर्वजों के गुणों की विरासत में प्राप्त करता है। ठीक है। और इसी कारण वह माता पिता पूर्वज तथा अपनी जाति के सदस्य के बीच काफ़ी सभ्य बना रहता है। और डगलस और हालैंड ने भी कुछ इसी प्रकार की पुष्टि करते हुए मनोवैज्ञानिक परिभाषा देते हुए बताते हैं कि एक प्राणी के वंशानुक्रम में वह सभी संभावना है, एक प्राणी के वंशानुक्रम में वह सभी
संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, है ना? और अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है ना? एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं डगलस महोदय। ये कहते हैं कि एक प्राणी में, है ना, एक प्राणी में, एक कोई प्राणी है, उस एक प्राणी में क्या होगा, जो भी प्राणी अपने माता पिता प्राणी में शारीरिक संरचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं तथा क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चे अपने माता पिता पूर्वजों से व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं और गुणों को कब और कैसे प्रारंभ करें। तो इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए हम सभी अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, इसका विचार भी किया जाता है। तो जीवन का प्रारंभ कैसे होता, हाउ लाइफ बिगेन, है ना? जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, क्योंकि वंशानुक्रम से संबंधित है इसलिए इस पर भी बातें करना यहाँ पे प्रासंगिक है। तो जीवन कैसे प्रारंभ होता है। अब हमारी जीवन यात्रा माता के गर्भ से, गर्भाधान से के समय ही प्रारंभ हो जाती है और इसी समय वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं हैं वे माँ पिता द्वारा संतानों में विरासत के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार की निम्न रूप में समझा जा सकता है ना? इसको निम्न रूप में समझ सकते हैं हम, जैसे अगर हम देखें तो नर और मादा के जो संभोग है उसके समय वीर्य के स्खलन होने पर नर के जो स्पर्म हैं, है ना, या शुक्र कीट हैं, वो मादा के गर्भाधान द्वार पर जाकर टकराते हैं और वीर्य के इन अनगिनत कीटों में से कोई एक कीट, है ना, ये बहुत सारे इसमें कीट होते हैं, उनमें से कोई एक कीट संयोगवश मादा के गर्भाशय में स्थित अंडकोश, उसके गर्भाशय में जो स्थित अंडकोश है के संयोग से एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है। दोनों के संयोग से एक संयुक्त कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे ज़िगोट कहा जाता है, ज़िगोट कहा जाता है। और इसके निर्माण के साथ साथ इसमें और एक चीज़ क्या होती है, इसके निर्माण के साथ साथ बच्चे का अस्तित्व भी प्रकाश में आने लगता है। इसमें धीरे धीरे बच्चा भी बनना प्रारंभ कर देता है और साथ ही साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है और भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। धीरे धीरे बढ़ते 9 माह में पूर्ण बालक हो जाता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो संयुक्त कोष कैसे होता है, ये संयुक्त कोष बनता है वो गाढ़े तरल पदार्थ जिसे साइटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का बना होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है। इसके मध्य में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं। उसी नाभिक के भीतर ही क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष में अगर हम देखें तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से आधे माता के होते हैं, यानी 23 माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। वो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको पित्रैक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पित्रैक कहते हैं। और
और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है किसके द्वारा होता है? इन्हीं पितृकों के द्वारा होता है। और यह पितृक वंशानुक्रम की सभी नियमों व विशेषताओं और गुणों का सकारात्मक विशेषताओं और गुणों के वास्तविक वाहक के निर्धारक हैं। ये क्या है? उसके गुणों के वास्तविक निर्धारक हैं, जो जीन्स होते हैं, जिसको हिंदी में पितृक बोलते हैं। अब इस प्रकार ये ध्यान से देखा जाए तो पाएंगे कि माँ बाप और पूर्वजों के जो जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है ना, वह ही माता पिता के द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक के माध्यम से गर्भ में जीवन प्रारंभ होने वाले कीट अथवा अंडकोश का निषेचन होने के समय से ही प्राप्त हुआ है, के समय से ही प्राप्त हुआ है। अतः वंशानुक्रम का संबंध सीखना जीवन शैली होने की वह प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो माता पिता के माध्यम से बच्चा अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित गुण और विशेषताओं को लेकर के अपना जीवन शुरू करता है, अपना जीवन प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे वंशानुक्रम के माध्यम से कैसे एक बच्चे का जन्म होता है और उसके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा गुणों का हस्तांतरण किया जाता है। पूर्वजों के द्वारा क्या किया जाता है? गुणों का हस्तांतरण किया जाता है। हम लोग देखेंगे रूल ऑफ हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि जीव वैज्ञानिकों के लिए भी वंशानुक्रम एक अत्यंत रोचक तथा एक रहस्यमय विषय बना रहा है। और वंशानुक्रम की क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रकार के शोध कार्य हुए, अनेक प्रकार के रिसर्च हुए और इसमें प्रयोग हो भी रहा है, आगे भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इन शोध कार्यों तथा प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियम रूल का प्रतिपादन किया गया है। ये नियम बताते हैं कि वंशानुक्रम किस प्रकार से क्रियाशील रहता है, किस प्रकार से एक्टिव रहता है और वंशानुक्रम के कुछ इस प्रकार के नियम। तो सबसे पहला क्या है नियम? समानता का नियम, लॉ ऑफ इक्वलिटी। लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या बोलता है? समानता के नियम क्या बताता है? आइए हम लोग देखते हैं। इस नियम के अनुसार समान को ही जन्म देता है ना, समान को ही जन्म देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे है उसी के अनुरूप वह अपने बच्चे को जन्म देता है, यानी उसी से मिलता जुलता होगा। तो ये समानता के नियम है। और यह नियम यह भी बताता है कि बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रकृति होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके संतानें बच्चे होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम बुद्धि के होंगे, सामान्य बुद्धि के होंगे, और मंदबुद्धि माता पिता के बालक भी मंदबुद्धि के प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से सुंदर माता पिता हैं तो बच्चे भी प्राय सुंदर होने की संभावनाएं बनी रहती, जबकि कुरूप माता पिता है कि बच्चे प्रायः कुरूप होने की संभावना इसमें रहती हैं। इस तरीके से जो पहला रूल है वह है इक्वलिटी, है ना, समानता के नियम में बताता है कि समान को जन्म देता है। जो जैसा है वो अपने अनुरूप ही जन्म देगा। आप लोग देखे भी हैं, सुने भी हैं, समझे भी हैं। तो इस तरीके से पहला क्या है? रूल ऑफ इक्वलिटी। दूसरा है भिन्नता का नियम। अब देखिए, अभी हमने समानता देखा, अब
क्या आ गया? भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या है? अब यह नियम पूर्ववर्ती समानता के नियम का एक तरीके से पूरक है, जो कहता है कि बच्चे पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उसमें अंतर होता है, कुछ न कुछ उसमें भिन्नताएं लिए हुए जरूर होते हैं, चाहे वह जिस क्षेत्र में भी। लेकिन ऐसा नहीं कहता कि 100% उसके समान ही उसकी संतानें हैं, वरन उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर भी होता है, कुछ उनका व्यक्तिगत गुण भी उसमें आ जाता है। और कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे देखे होंगे कि कम बुद्धि के औसत बुद्धि के हो जाते हैं, अथवा अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और जो गौरवपूर्ण माता पिता के बच्चे हैं वह कभी कभी श्याम वर्ण के भी हो जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही माता पिता के कई बार अलग शारीरिक और मानसिक गुणों में अलग अलग देखे जाते हैं, अंतर देखा जाता ही नहीं देखा जाता। और इस भिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों के वंश सूत्रों का भिन्न भिन्न संयोग में संयुक्त होना है ना, ये उस पर निर्भर करता है। एक ही माता पिता के वंश सूत्रों के विभिन्न समुदाय बनने के कारण ये भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानों को जन्म देते हैं, है ना। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भिन्न भिन्न गुणों का समुच्चय होता है, और इसलिए भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानों को जन्म देते हैं। जितनी संतानें होंगी 2 4, वह सब एक दूसरे से के समान नहीं होंगे, बल्कि उसमें कुछ शारीरिक मानसिक क्षमता में कुछ न कुछ उसमें अंतर होता है, अंतर दिखाई देता है। ये भिन्नता का नियम बोलता है। फिर अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है? अब रिग्रेशन, रूल ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यह देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, देखा गया है बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षा क्या होते हैं? कम प्रतिभाशाली होते हैं। तथा बहुत ही निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे अपने माता पिता से कुछ अधिक बुद्धि लिए हुए होते हैं। तो तथा बहुत निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी में कुछ बुद्धि होती है। इस प्रकार से बच्चों में औसत की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति देखी जाती है ना। ये प्रत्यागमन का नियम है, हमने 3 पढ़ा, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और रिग्रेशन प्रत्यागमन का नियम। समानता में हमने क्या देखा कि समानता में देखा कि जो जैसे होता है उसी के समान उसकी संतानें होती हैं। अगर अधिक बुद्धि का माता पिता है, बच्चे अधिक बुद्धि के होंगे। कम बुद्धि के हैं माता पिता तो कम बुद्धि के होंगे। शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट हैं, लंबे हैं, माता उनकी संतानें भी लंबी हिष्ट पुष्ट होंगी। शारीरिक दृष्टि छोटे हैं, है ना, लंबाई कम है, उनकी संतानें भी कम लंबाई वाली होंगी। माता पिता गौर वर्ण के हैं तो बच्चे भी गौर वर्ण के होंगे। सावर वर्ण के हैं तो माता संतानें भी क्या होंगी? सांवली होंगी। इस तरीके से ये समानता का नियम बताता है। दूसरा बताया गया कि भिन्नता का नियम, इसमें भिन्नता भी होती है ना। कोई भी 2 व्यक्ति होगा तो शारीरिक, मेंटल और फिजिकल, ये सारी दृष्टियों से उनमें अंतर जरूर होता है। यहाँ तक कि ट्विंस जो होते हैं उसमें भी अंतर होता है। समान माता पिता के 4 संतान हैं तो 4 प्रकार की होंगी, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये प्रत्यागमन के द्वारा होता है। प्रत्यागमन का नियम इसे ही बोलते हैं। यानी अधिक अगर माता पिता बुद्धिमान है तो देखा जाता है उनकी संतानें उससे कम बुद्धि की होंगी। या कभी कभी देखा जाता है कि बहुत बुद्धिमान या बिल्कुल निरामूर्ख माता पिता की संतानें में कुछ उनकी अपेक्षा कुछ बुद्धि भी ज़्यादा होती है, अधिक होती है ना। तो ये हो गया आपका समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, 3 हो गया। अब हम लोग चौथा देंगे चयनित गुणों का सिद्धांत, है ना। चयनित गुणों का सिद्धांत ये क्या है? लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेड्स।
लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेड्स या क्या है? यह नियम बताता है केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है। कुछ ही गुणों में क्या होती है? वंश परंपरा होती है। वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते हैं। समस्त जो मानसिक गुण हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति वातावरण से प्रतिक्रिया के दौरान अर्जित करता है। वातावरण से प्रतिक्रिया के पश्चात वातावरण से क्या करता है? अर्जन करता है अथवा उसे सीखता है। और आँखों का रंग, त्वचा का रंग, खून का प्रकार, रंगांधता, चेहरे की बनावट आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो वंशानुक्रम में माता पिता के द्वारा अपनी संतान को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें माता पिता के द्वारा अपने संतानों को प्राप्त होती हैं। तो चयनित गुणों का सिद्धांत ये बताता है कि कुछ ही ऐसे नियम है या कुछ ही ऐसे स्ट्रक्चरल बनावट है जो कि बच्चों में कुछ ही माह में देखी जाती है। तो ये तो हो गया चयनित गुणों का सिद्धांत। अगला है मातृ पितृ पक्षों का नियम। किसी व्यक्ति का वंशानुक्रम केवल किसी व्यक्ति का वंशानुक्रम केवल माता अथवा केवल पिता से प्राप्त गुणों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। ये भी ध्यान देना है कि उसमें बल्कि जो अन्य पूर्वज हैं उसके उनके भी गुण कहीं न कहीं आ जाते हैं संतानों में। हाँ, ये जरूर है कि उसके पुत्र में वो गुण कम सक्रिय रहे हैं, सुसुप्तावस्था में रहे होंगे, इसीलिए वो सक्रिय नहीं हो पाए। आगे आने वाली पीढ़ी में वो गुण मिल जाए तो उसमें काफ़ी सक्रियता आ जाएगी ना। काफ़ी सक्रियता आ जाएगी तो उनका कुछ अध्ययन, चिंतन, मनन में भी योगदान दे। इस तरीके से माता पिता उनके पूर्वजों द्वारा, उनके पिता व उसके पूर्वजों द्वारा उसके वंशानुक्रम के आधे भाग का निर्धारण होता है। कितने भाग का निर्धारण होता है? आधे भाग का निर्धारण होता है। और वंशानुक्रम की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन आगे किया गया है। इसके अतिरिक्त वह कुछ अब अगला है संयोग का नियम। संयोग का नियम क्या बताता है? संयोग का नियम बताता है कि वंशानुक्रम के निर्धारण में संयोग काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके कारण वंशानुक्रम की कभी भी पूर्ण सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। वंशानुक्रम संयोगवश बनने वाले गुणसूत्रों के समुच्चय पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों के समुच्चय पर निर्भर करता है। सांख्यिकी की दृष्टि से एक ही माता पिता के वंशसूत्र का 1,67,70,000 है ना। कितना? 1,67,77,216 विभिन्न ढंग से संयुक्त होना संभव है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन हम लोग आगे करेंगे, आगे देखेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? रूल ऑफ हेरिडिटी में समानता का नियम आपको बता ही दिया गया, विषमता का नियम वो भी आपको बता दिया गया। फिर अगला नंबर हमारा मतलब प्रत्यागमन का नियम। ये क्या बोलता है? प्रत्यागमन का नियम बताता है कि माता पिता जैसे हैं उसके संतानें भी उसी प्रकार की होंगी। माता पिता और बच्चे माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होते हैं। तो इस तरीके से बुद्धि वाले माता पिता जो हैं उनके संतानें भी अधिक बुद्धि की होंगी, तो औसत की ओर वह वापस आने लगता है। चयनित गुणों का सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार से गुणों की वंश परंपरा होती है। वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते हैं, और ऐसा भी होता है जिन्हें वातावरण से प्रतिक्रिया के दौरान बालक सीखता है। अथवा हम कह सकते हैं कि खून का प्रकार, रंगाता, चेहरे की बनावट आदि कुछ ऐसे
गुण हैं जो माता पिता द्वारा उसकी संतानों को प्राप्त होते हैं। फिर मातृ पितृ पक्षों का नियम ये बताता है सिर्फ जो गुण सूत्रों का स्थानांतरण होता है वह सिर्फ माता और पिता तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसके पूर्वजों के द्वारा तथा उसके पिता व उसके पूर्वजों के द्वारा उसके वंशानुक्रम के आधे भाग का निर्धारण होता है। ठीक है, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान देना है कि सिर्फ इन्वायरमेंट की नहीं, माता पिता ही नहीं, बल्कि अन्य जो सदस्य हैं, अन्य जो पीढ़ी के लोग हैं, उनके भी गुण संतानों में है स्थानांतरित होती है। अब हम लोग देखेंगे हेरिडिटी ट्रेड्स। क्या देखेंगे? हेरिडिटी ट्रेड्स क्या है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वंशानुक्रम के नियम यानी रूल ऑफ हेरिडिटी। इसमें हमने देखा समानता के नियम, भिन्नता के नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों के सिद्धांत का नियम, मातृ पितृ पक्षों के नियम और संयोग का नियम। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया पर हम लोग विचार करें, कैसे वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है, जिसे हेरिडिटी ट्रेड्स कहते हैं, वंशानुक्रम विशेषक कहते हैं। इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो भी जीव वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं वह भिन्न भिन्न विधियों से वंशानुक्रम का अध्ययन करके अनेक वंशानुक्रम विशेषताओं या विशेषकों का पता लगाया है और अब तक लगभग 200 वंशानुगत विशेषक निर्धारित किए जा चुके हैं, लगभग 200। और वंशानुगत विशेषकों को निम्नलिखित 4 भागों में व्यक्त करके देखा जा सकता है। सबसे पहला है संरचनात्मक विशेषक, स्ट्रक्चरल ट्रेड्स। संरचनात्मक विशेषक के अंतर्गत क्या आता है? वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत वे विशेषक आते हैं जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उसकी संरचना से संबंधित होते हैं। शरीर अथवा अंगों की माप, आकृति, बालों के रंग, बालों की आकृति, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, दशा, दांत के डेंटिन, एनिमल आदि संरचनात्मक लक्षण, बौनापन, युक्ता, गुलिता एवं लंगोलिता संरचनात्मक वंशानुगत विशेषताओं के सब महत्वपूर्ण उदाहरण। तो इस तरीके से ये संरचनात्मक विशेषक हैं, स्ट्रक्चरल ट्रेड्स हैं। फिर कुछ फंक्शनल ट्रेड्स हैं, क्रियात्मक विशेषक भी होते हैं। क्रियात्मक विशेषक में कौन कौन आते हैं? क्रियात्मक विशेषक में वंशानुगत विशेषकों के एक वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की क्रिया प्रणालियों से संबंधित लक्षण आते हैं। स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, दीर्घायु, प्रजनन क्षमता, रुधिर वर्ग तथा रोगों के प्रति संवेदनशीलता आदि क्रियात्मक वंशानुगत विशेषकों के सब महत्वपूर्ण उदाहरण। तो ये क्रियात्मक विशेषक हैं, इसके सारे उदाहरण। फिर एक विशेषक और मानसिक विशेषक, मेंटल ट्रेड्स। वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत योग्यताओं तथा व्यक्तित्व से संबंधित कुछ लक्षण आते हैं, जैसे बुद्धि हो गई, साहित्यिक, गणितीय, वैज्ञानिक, गायन जैसी योग्यताएं, मितव्ययिता, स्वामी भक्ति, स्वाभिमान, मिजाज आदि लक्षण मानसिक वंशानुगत विशेषकों के प्रमुख क्या है उदाहरण। ये सब क्या है इसके उदाहरण। वो
एक विशेषक और है, देखा हमने संरचनात्मक विशेषक स्ट्रक्चरल ट्रेड, फिर दूसरा फंक्शनल ट्रेड्स, फिर तीसरा मेंटल ट्रेड्स और चौथा है एबनॉर्मल ट्रेड्स या असाधारण विशेषक। वंशानुक्रम विशेषकों की इस वर्ग के अंतर्गत उन असाधारण लक्षणों अथवा रोगों को रखा जाता है जो व्यक्तियों को वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। और जैसे हम देखें तो बहुअंगुलिता, बहुत सारी उंगली हो जाना है ना, किसी किसी के गंजापन हो जाना, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, अधिक रक्तस्राव है ना, या हेमोफीलिया, एनीमिया है ना, मिर्गी, हंसिया का रुधिराणु एनीमिया है ना, फिनाइल कीटोनिया और एल्कैप्रोनिया आदि असाधारण रोग वंशानुगत विशेषकों के ही कुछ उदाहरण। तो इस तरीके से ये वंशानुक्रम कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें 200 ट्रेड्सों को 4 वर्गों में बांट करके मनोवैज्ञानिकों ने देखा। पहला है संरचनात्मक ट्रेड्स, दूसरा है क्रियात्मक ट्रेड्स, तीसरा है मानसिक या मेंटल ट्रेड्स, चौथा है एबनॉर्मल ट्रेड्स, तो जिसे असाधारण विशेषक भी कहते हैं। ये आपके कुछ प्रमुख हो गए हेरिडिटी ट्रेड्स। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी देखेंगे। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में क्या है, जो जीन्स होते हैं जिसमें हिंदी में पितृैक बोलते हैं, ये वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, ये कैरियर होते हैं। और ये पितृैक या जीन्स धागे के समान एक अत्यंत महीन कण होते हैं जो मानवीय उत्पादक कोषों में विद्यमान रहते हैं और माता पिता से अपनी संतानों को ये हस्तांतरित होते हैं। पितृैक के मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए, पितृैक मुख्य रूप से डीएनए और डीएनए अर्थात इसको हम फुल फॉर्म इसका बताएं तो डाई न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या जिसको तथा आरएनए है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, और उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए और आरएनए के जैविक अणु होते हैं, इसके क्या होते हैं, जैविक अणु होते हैं। डीएनए की रचना का अध्ययन प्रारंभिक स्तरीय मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेष उपयोगी विशेष उपयोगी प्रतीत होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फिर भी इच्छुक पाठक डीएनए की रचना का ज्ञान जीव विज्ञान की उच्च स्तरीय पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो पितृैक विभिन्न समुच्चयों के रूप में विभिन्न समुच्चयों के रूप में वंश सूत्रों है ना, विभिन्न समुच्चयों के रूप में वंश सूत्रों में पाए जाते हैं, वंश सूत्रों में पाए जाते हैं। वंश सूत्रों को ही गुणसूत्र कहा जाता है, वंश सूत्रों को ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। और ऐसा मान लगाया जाता है कि प्रत्येक वंश सूत्र में लगभग 3000 तक पितृैक होते हैं, है ना। प्रत्येक वंश सूत्र में लगभग कितने पितृैक होते हैं, 3000 जीन्स होते हैं। और इस तरीके से वंश सूत्रों से पितृैक एक रेखीय आकृति के रूप में, कैसे, एक रेखीय आकृति के रूप में एक श्रृंखलाबद्ध होते हैं, है ना। एक कैसे होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं, और एक जैसे यूं आकार के होते हैं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लगे होते हैं एक दूसरे से, जैसे रस्सी जैसे घुमावदार बने होते हैं। और इनसे ही वंशानुक्रम गुणों का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। तो सभी जीवधारियों के वंशसूत्र ढांचे में वंशसूत्र जोड़ों में होते हैं। कैसे होते हैं, जोड़ों में, पेयर में होते हैं, अर्थात किसी एक प्रकार की आकृति, माप एवं रचना के 2 समरूपी वंशसूत्र होते हैं। और वंशसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी के 2 समरूपी वंशसूत्र को समजात वंशसूत्र कहते हैं।
प्रत्येक संतान को जन्मजात वंशसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक वंशसूत्र अंडाणु के द्वारा होता है तथा दूसरा वंशसूत्र शुक्राणु के द्वारा पिता से मिलता है। तो मानव जाति में वंशसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, या इसको हम 23 जोड़ी कह सकते हैं। पुरुष के 46 वंशसूत्रों में से 23 जोड़ों में से केवल 22 जोड़ों के वंशसूत्र ही अपने जोड़ीदार के समान होते हैं और जो 23वां जोड़ी के वंशसूत्र अलग होते हैं, समान होते हैं। और 23वें जोड़ी का एक वंशसूत्र लंबा छड़ीनुमा होता है और तथा एक जो छड़ीनुमा और लंबा होता है इसे यक्ष वंशसूत्र कहते हैं, जबकि दूसरा वंशसूत्र छोटा गोल सा होता है और इसे वाई वंशसूत्र, वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके विपरीत जो महिला होती हैं उनमें 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र भी समजात होते हैं। उसमें 23वां जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समजात होते हैं। और नारी की 23वीं जोड़ी के दोनों वंशसूत्र कैसे होते हैं? छड़ीनुमा होते हैं, क्योंकि ये पुरुष के यक्ष वंशसूत्र जैसे ही होते हैं, यानी इसमें वाई नहीं होता है, इसलिए इन्हें यक्ष वंशसूत्र कहा जाता है। तथा पुरुष की 23वीं जोड़ी में यक्ष व वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि नारी की 23वीं जोड़ी में यक्ष गुणसूत्र ही यक्ष क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इसी 23वीं जोड़ी के वंशसूत्रों के कारण ही पुरुष तथा स्त्री लिंग भेद विकसित होता है, जिसके कारण ये वंशसूत्र लिंग वंशसूत्र कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। महिला की 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र को यक्ष गुणसूत्रों से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि ये वंशसूत्र लंबे होते हैं तथा मिलकर यक्ष के आकार की आकृति बनाते हैं। मिलकर के यक्ष के आकार की आकृति बनाते हैं। पुरुषों की 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र में एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। छोटा होने के कारण यक्ष की आकृति नहीं बनती है, तब यक्ष की एक टांग होने के कारण वाई की आकृति बनती है। कैसी बनती है? वाई की आकृति बन जाती है। तो इसीलिए छोटे वंशसूत्र को वाई से संबोधित किया जाता है। किस संबोधित किया जाता है? वाई से। अब हम लोग देखते हैं कैसे इस तरीके से उत्पादक जो कोष होते हैं, उत्पादक कोष दो प्रकार के होते हैं। उत्पादक कोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पितृ उत्पादक कोष मेल स्पर्म सेल्स तथा मातृ उत्पादक कोष फीमेल ओव्यूम सेल्स। ये मातृ व पितृ उत्पादक कोष माता तथा पिता के पुनरुत्पादक अंगों, जिन्हें जननांग या जनद अंग कहते हैं, में विकसित होते हैं। पुरुष उत्पादक कोष, जिन्हें शुक्रकण स्पर्म कहते हैं, पुरुष जनद मेल ग्लैंड्स अर्थात वृषण में विकसित होते हैं, जबकि मातृ उत्पादक कोष, जिन्हें अंड कहते हैं, महिला जनन फीमेल ग्राउंड्स अर्थात अंडाशय में ओवरीज में विकसित होते हैं। प्रत्येक अंडकोश तथा शुक्रकोश वंशसूत्रों के 23 जोड़े अर्थात कुछ 46 वंशसूत्रों से मिलकर के बना होता है, और जिनमें से आधे वंशसूत्र पितृपक्ष के होते हैं और आधे वंशसूत्र मातृपक्ष के होते हैं। वंशसूत्रों के प्रत्येक जोड़ी का एक वंशसूत्र मातृपक्ष से प्राप्त होता है तथा दूसरा वंशसूत्र पितृपक्ष से प्राप्त होता है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो प्रारंभ में कोष अपरिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। और शुक्राणु कोष तथा अंडकोश के परस्पर संयुक्त होने के लिए, तत्पर होने के ठीक
से ठीक पूर्व उनके वंशसूत्र एक प्रवाह की स्थिति में होते हैं, यानी स्टेट ऑफ टू में होते हैं, जिसके दौरान वे पूर्ण रूपेण पुनर्व्यवस्थित होते हैं। और तब सर्वप्रथम प्रत्येक कोष के 46वें वंशसूत्र इस प्रकार 23 जोड़ी बनते हैं, और प्रत्येक जोड़ी में वही 2 वंशसूत्र होते हैं जिनके कोष का प्रारंभ हुआ था। इसके पश्चात कोष आवरण या विभाजन की प्रक्रिया से गुजरता है। अवकरणीय कोष विभाजन की इस प्रकार में वंशसूत्रों के 23 जोड़ी वाला कोष 2 कोषों के में इस प्रकार विभाजित हो जाता है। प्रत्येक जोड़ी का एक वंशसूत्र एक विभाजित कोष में तथा दूसरा वंशसूत्र दूसरे विभाजित कोष में आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक विभाजित कोष में केवल 23 वंशसूत्र होते हैं, और इसे अर्धसूत्री कोष विभाजन भी कहते हैं। यह केवल संयोग पर होता है। इस पर होता है, ये संयोग पर होता है कि प्रत्येक जोड़ का कौन सा वंशसूत्र किस विभाजित कोष में जाता है। इस प्रकार के वंशसूत्रों के करोड़ों संयोजन हो सकते हैं। इसके उपरांत ये दोनों ही विभाजित कोष पुनः 2-2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक में 23 वंशसूत्र होते हैं तथा इस प्रकार के विभाजित कोष अपनी पूर्ण पहचान बनाए रखते हैं। अंडकोश के विभाजन की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, जबकि शुक्राणु के विभाजन को क्या कहते हैं? शुक्राणु के विभाजन की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शुक्रजनन कहते हैं। तो इस तरीके से अंडजनन और शुक्रजनन की प्रक्रियाएं लगभग एक समान ही होती हैं। अंतर केवल अंतिम सोपान पर होता है। शुक्राणु के विभाजन प्रक्रिया से प्राप्त चारों विभक्त शुक्रकोश अंडकोश से संयुक्त होने के लिए क्या होते हैं? तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। जबकि अंड के विभाजन से प्राप्त 4 विभक्त कोषों में से केवल एक ही अंड के रूप में विकसित हो पाता है तथा अन्य 3 विलग होकर के अविकसित रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार के चारों विभक्त शुक्रकोश परिपक्व होते हैं तथा वे परिपक्व अंड से संपृक्त होने के लिए समर्थ भी होते हैं। परिपक्व अंड तथा किसी एक परिपक्व शुक्रकोश के संयुक्त होने से ही नवीन जीवन का प्रारंभ होता है, और समरूपी परिपक्व अंड के 23 वंशसूत्र परिपक्व शुक्रकोश के 23 समरूपी वंशसूत्र से मिलकर के वंशसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं, और प्रत्येक जोड़े का एक वंशसूत्र माता से मिलता है तथा दूसरा वंशसूत्र पिता से मिलता है। और अंड व शुक्र के मिलने से बने संयुक्त कोष को संयुक्त कोष फर्टिलाइजेशन सेल या युक्ता सेल कहते हैं। इस प्रकार से यह संयुक्त कोष अथवा युक्ता 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। कितने? 2 उत्पादक कोषों का योग होता है, और तथा इस संयुक्त कोष के विभक्तीकरण तथा गुणीकरण से ही संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भाधान के समय अंड स्रावित होकर के गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय में आ जाते हैं, जहाँ शुक्राणु से उसका संयोग होता है, और इस प्रकार इन दोनों के संयोजन से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप यह निषेचित जो संयुक्त कोष है ना, वो कालांतर में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अंड व शुक्राणु के संयोजन के साथ ही संयुक्त कोष की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, भ्रूण का विकास होने लगता है, और इस प्रकार से बालक को प्राप्त होने वाले वंशसूत्रों के 23 जोड़ी में के प्रत्येक जोड़े का एक वंशसूत्र मातृ पक्ष से होता है, जबकि दूसरा वंशसूत्र पितृ पक्ष से होता है, और इन वंशसूत्रों में विद्यमान पितृक जो जीन्स होते हैं ही बालक के वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं, और वंशानुक्रम की प्रक्रिया को इस तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है कि इसमें दोनों युगों को दर्शाया गया है।
अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्शन, गर्भाधान का महत्व। गर्भाधान अर्थात शुक्राणु के द्वारा अंडकोश का निषेचन वास्तव में मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। गर्भाधान के समय जो कुछ भी होता है वह जन्म लेने वाले बालक के संपूर्ण भविष्य के जीवन का निर्धारण करता है। गर्भाधान के समय ही कालांतर में जन्म लेने वाले संतान के संपूर्ण वंशानुक्रम, लिंग भेद तथा संतानों की संख्या का निर्धारण हो जाता है ना। तो इस तरीके से वंशानुक्रम एंडोमेंट क्या है इसको हम समझ सकते हैं। तो अंड के शुक्राणु के साथ निषेचित होते समय ही वंशानुक्रम का निर्धारण हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु अंडकोश से मिलता है या निषेचित होता है। और जैसा कि अभी पर हमने बताया, वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं, पितृयक होते हैं, जो वंश सूत्रों में ही स्थित रहते हैं। व्यक्ति को अपने माता पिता से कौन कौन से जीन्स मिलते हैं यह निषेचन के समय ही निश्चित हो जाता है, और तथा बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं। कोष परिपक्वता के दौरान पितृयक संयोगवश ही समुच्चय बनाते हैं जो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के गुणों को उस तक पहुंचाते हैं। वंशानुक्रम का निर्धारण केवल संयोग के ऊपर ही निर्भर करता है। माता अथवा पिता के पक्ष से प्राप्त होने वाले वंशसूत्रों को नियंत्रित करने की अभी तक किसी विधि की खोजना संभव नहीं हो सका। वंशसूत्रों के संयोजन के लगभग 3 खरब भिन्न भिन्न प्रकार के संयोजन बन सकते हैं। यही कारण है कि वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा मानसिक गुण केवल संयोग पर निर्भर करते हैं तथा इन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं। वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले अधिकांश गुण मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम का अनुसरण करते हैं। मेंडल का नियम कहता है जब वंशसूत्रों के प्रत्येक वर्ग में कुछ गुण प्रबल तथा कुछ निर्बल होते हैं तब निर्बल गुणों पर प्रबल गुण हावी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में निर्बल गुणों के पितृयक विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका विशेषता या उनका प्रभाव एक तरीके से सुप्त रहता है, निष्क्रिय रहता है, पैसिव रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आँखों का नीला रंग निर्बल गुण, जबकि काला रंग क्या है? प्रबल गुण। तो यदि माता तथा पिता दोनों ही विशुद्ध रूप से नीले रंग वाली आँखों के होंगे तो बालक नीले रंग की आँख वाला होगा, क्योंकि दोनों निर्बल मिलकर प्रबल हो जाएंगे। यदि माता तथा पिता दोनों ही विशुद्ध काले रंगों की आँखों वाले होंगे तो बालक भी विशुद्ध काले रंग की आँखों वाला होगा। विशुद्ध नीले रंग की आँखों वाला होगा तो बालकों की आँखों के रंग का निर्धारण मेंडल के नियम के निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम पीढ़ी के सभी प्रकार के काले रंग की आँखें वाले होंगे, परंतु उनमें से प्रत्येक नीले रंग की आँख की सुप्त गुण से युक्त होगा जो केवल तभी प्रस्फुटित होगा, है ना, जब वह बालक अपने जैसे साथी से अथवा विशुद्ध नीली आँखों वाले साथी से संयोग करेगा, तब वह दमित गुण अपनी पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकेगा। और यदि काली आँख को बी तथा नीली आँख को स्मॉल बी से इंगित करें तो वंशानुक्रम का यह नियम आपको चित्र इसमें दिखाया गया है, जिसके बाद में हम उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेंडल के नियम का अनुसरण करते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गुणों की प्रबलता व निर्बलता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तब बालक माता पिता के लगभग समान मात्रा में गुण को प्राप्त करता है एवं इन दोनों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे शुद्ध श्वेत वर्ण माता पिता और शुद्ध श्याम वर्ण पिता की संतानें प्रायः न श्वेत वर्ण होती हैं न श्याम वर्ण की, बल्कि सांवली हो जाती हैं। इस प्रकार से कुछ गुण लिंग भेद से संबंधित होते हैं। जैसे कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनमें पितृयक केवल एक्स वंशसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, वाई वंशसूत्र पर ऐसे गुणों के पितृयक नहीं होते। ऐसे गुण पुत्रियों को
माता व पिता दोनों से मिल जाते हैं, किंतु पुत्रों को केवल माता से मिल पाते हैं। ऐसे गुण प्राय लड़कियों में अधिक परिलक्षित होते हैं, परंतु उनका हस्तांतरण केवल माता से ही होता है, क्योंकि पिता में लड़के को केवल वायु वंशसूत्र मिलता है। तो ऐसे वंशसूत्र को कृष्ण वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि रंगहंता का दोष किसी लड़के को अपनी माता से मिलता है, जो कि स्वयं रंगहंता की रोगी नहीं होती, बल्कि वह अपने पिता से इस गुण को लेती है तथा अपने पुत्र को दे देती। अधिरक्तस्राव अर्थात रुधिर का देर तक थक्का बनने का रोग भी लड़कों को केवल माता से ही मिलता है। स्पष्ट है कि ऐसे रोगों में स्त्रियों की भूमिका पितृवाहकों के रूप में होती रहती। लिंग संबंधित अधिकांश अनुवांशिक रोगों के लिए रोग युक्त यक्ष पितृक दुर्बल या सुप्त होते हैं, जबकि रोग मुक्त यक्ष पितृक प्रबल तथा प्रभावी होते हैं। किंतु यक्ष व वाय के समुच्चय में वाय पितृक दुर्बल होते हैं तथा रोग युक्त यक्ष पितृक प्रबल होते हैं। यही कारण है कि ऐसे रोग लड़कों तथा शुद्ध नस्ली लड़कियों में तो परिलक्षित होते हैं, परंतु संकर लड़कियों में परिलक्षित नहीं होते हैं। वर्णांतता की वंशानुक्रम प्रक्रिया को संकर लड़कियों से परिलक्षित होते हैं। इस तरीके से ये सारी बातें हैं। तो अब हम लोग आज बातें यहीं तक रखेंगे। अगला कैसे लिंग का निर्धारण होता है, इस चीज़ की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। आपने लास्ट तक वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।